नमस्कार दोस्तों, 1947 से अभी तक हमारे देश में 15 प्रधानमंत्री बन चुके हैं। प्रधानमंत्री का चयन लोकसभा के सदस्य करते हैं, यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और इन सदस्यों का चुनाव जनता के द्वारा किया जाता है और इन्हीं सदस्यों द्वारा प्रधानमंत्री चुने जाते हैं। I, Jawaharlal Nehru, do solemnly affirm. I, Indira Gandhi. I, H.D. Deve Gowda. I, Rajiv Gandhi. Do solemnly affirm. विश्वनाथ प्रताप सिंह, सत्यनिष्ठा। मैं पी.वी. नरसिम्हा राव ईश्वर की शपथ लेता। मैं अटल बिहारी वाजपेयी। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। लॉर्ड माउंटबेटन ने 15 अगस्त 1947 को भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में नेहरू जी को शपथ दिलाई थी। 26 जनवरी 1950 रिपब्लिक डे, इसी दिन भारत का संविधान लागू हुआ और नए गणराज्य को राज्यों का संघ घोषित किया गया। इंडिया एक सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बन गया। India, that is Bharat, shall be a sovereign democratic republic. इसका मतलब इंडिया इज ए फ्री और इंडिपेंडेंट कंट्री। इट इज नॉट कंट्रोल्ड बाय एनी फॉरेन पावर्स एंड दे आर नॉट अलाउड टू इंटरफेयर इन एनी ऑफ द इंटरनल और एक्सटर्नल अफेयर्स ऑफ द कंट्री। नेशनल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का चुनाव 1952 में नए संविधान के तहत हुआ। 1952-1957 में जवाहरलाल नेहरू ही प्रधानमंत्री बने। 1962 में भारत चीन युद्ध में भारत की हार का व्यापक रूप से जवाहरलाल नेहरू को ही दोषी ठहराया गया, परंतु तो भी 1962 में जवाहरलाल नेहरू ही प्रधानमंत्री बने। 27 मई 1964 को हार्ट अटैक आने के कारण से जवाहरलाल नेहरू जी की मृत्यु हो गई। India had lost her sheet anchor. That was how millions felt as Premier Nehru lay dead. Priests came to the Prime Minister's residence to chant prayers, expressive of a nation in grief. Jawaharlal Nehru, Chief Minister of his country since India became independent in 1947. 27 मई 1964 से 7 जून 1964 तक मात्र 13 दिनों के लिए गुलजारी लाल नंदा को भारत का दूसरे प्रधानमंत्री बनाया गया और अंतरिम प्रधानमंत्री बनाया गया। 9 जून 1964 को लाल बहादुर शास्त्री भारत के तीसरे प्रधानमंत्री बने। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के कामराजू ने शास्त्री जी को प्रधानमंत्री बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस समय इंदिरा गांधी सूचना प्रसारण मंत्री थी और गुलजारी लाल नंदा गृह मंत्री थे। इन्होंने अपने शासन काल में श्वेत क्रांति को बढ़ावा दिया। 1965 में भारत में हरित क्रांति चलाई गई और इन्होंने शास्त्री व्रत मनाया और बाद में पूरे देश ने शास्त्री व्रत मनाया। 1965 में पाकिस्तान के साथ युद्ध के दौरान 19 अक्टूबर 1965 में इलाहाबाद की उर्वा में लोगों को संबोधित करते हुए एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान, जो कि एक राष्ट्रीय नारा बन चुका है। एक तो जय जवान, जय जवान, जय जवान, जय किसान, जय किसान, जय किसान, जय हिंद। 1965 में भारत पाकिस्तान के युद्ध को समाप्त करने के लिए शांति संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए शास्त्री जी ताशकंद गए हुए थे, आज के उज्बेकिस्तान में। शांति संधि पर हस्ताक्षर करने के अगले दिन यानी 11 जनवरी 1966 को शास्त्री जी की रहस्यमयी ढंग से मृत्यु हो जाती है और आज तक इनकी मृत्यु का कारण पता नहीं चला और किसी गवर्नमेंट ने कारण बताई भी नहीं है। Lal Bahadur Shastri lay in state, his grief-stricken widow foremost among the millions who mourn. Around the mortal remains of the Indian Premier pressed thousands of people, great and humble. 11 जनवरी 1966 से 24 जनवरी 1966 तक भारत के दूसरी बार अंतरिम प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा बने। 24 जनवरी 1966 इंदिरा गांधी बिकम ए फोर्थ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। 1971 के आम चुनाव में इंदिरा गांधी की जीत हुई। दिसंबर 1971 में भारत पाकिस्तान के युद्ध के दौरान भारत की जीत हुई और इस युद्ध के अंतिम 2 हफ्तों में स्वतंत्र बांग्लादेश का गठन किया गया। 1975 के मध्य रात्रि में पूरे देश में इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया गया। इंदिरा गांधी के कहने पर पूर्व राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने आर्टिकल 352 के अधीन पूरे देश में इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया। President has proclaimed emergency.
This is nothing to panic about. क्रांति है मित्रों, और संपूर्ण क्रांति। Darkest period in India's history. एक ऐसा काला दिन हमारा पूरा मकसद इस समय ये है कि स्थिति शांति और स्थिति। इमरजेंसी के दौरान अपोजिशन पार्टी के सभी लीडर, सभी नेताओं को, विपक्षी दल के सभी नेताओं को जेल में डाल दिया गया। जनवरी 1977 में इंदिरा गांधी ने लोकसभा को भंग कर दिया। मार्च 1977 में फिर से नए चुनाव होने हैं। सभी अपोजिशन लीडर्स को जेल से रिहा किया गया। जेल से रिहा होते ही चुनाव लड़ने के लिए सभी पार्टीज ने मिलकर जनता गठबंधन पार्टी का गठन किया। ये युग परिवर्तनकारी संकेत हैं। ता पार्टी ड्राइंग रूम में बैठकर नहीं बनी, ता पार्टी क्रांति की कोख से जन्म लेकर सामने आई है। और यह गठबंधन पार्टी बहुमत से जीत भी गई। जयप्रकाश नारायण के कहने पर 24 मार्च 1977 को मोरारजी देसाई भारत के 5th प्राइम मिनिस्टर बने। Saw the Janata Party bringing about a paradigm shift in Indian politics. It was the first time since independence that a non-Congress government had taken power at the centre. It also brought an end to Indira Gandhi's authoritarian rule. मोरारजी देसाई प्राइम मिनिस्टर बनते ही रॉ को खत्म करने लगे। रॉ यानी फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी ऑफ इंडिया को बर्बाद करने लगे। यह वही समय था जब पाकिस्तान में एटॉमिक हथियार बनाया जा रहा था। 2 साल बाद राजनीतिक तनाव से जनता गठबंधन पार्टी टूटने लग गई। अविश्वास प्रस्ताव से बचने के लिए मोरारजी देसाई 15 जुलाई 1979 को इस्तीफा दे दी। It was a turning point as this split led to the fall of the government and Morarji Desai resigned on the 28th of July 1979. कांग्रेस के बाहरी समर्थन से 28 जुलाई 1979 को चरण सिंह भारत के 6th प्राइम मिनिस्टर बने, मगर 23 दिनों बाद ही कांग्रेस ने अपना समर्थन वापस ले लिया। इसके बाद पूर्व राष्ट्रपति एन संजीवा रेड्डी ने लोकसभा को भंग कर दी। जनवरी 1980 में फिर से चुनाव कराए गए। इलेक्शन ऑफ 1980 7वां लोकसभा का चुनाव। इमरजेंसी के 3 साल भी नहीं हुए थे, मगर फिर से इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर बन गई। इस चुनाव में टोटल सीट 529 सीट थी, जिसमें से इंडियन नेशनल कांग्रेस को 353 सीट मिली और जनता पार्टी को 41 सीट ही सिर्फ मिली और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को मात्र 37 सीट मिली थी। जून 1984 ऑपरेशन ब्लू स्टार गोल्डन टेम्पल में इंडियन फोर्स को प्रवेश करने का इंदिरा गांधी ने आदेश दिया ताकि खालिस्तान समर्थकों को खत्म किया जा सके। इस ऑपरेशन के दौरान कई सिख लड़ाकों और निर्दोष तीर्थ यात्रियों की भी मौत हुई। Operation Blue Star was carried out by the Indian Army to flush out militants from the Golden Temple in Amritsar, the holiest shrine of the Sikh community. With terrorists holed up within the shrine, the army was brought in. 31 अक्टूबर 1984 की सुबह इंदिरा गांधी के 2 सिख बॉडीगार्ड बेअंत सिंह और सतवंत सिंह ने गोली मारकर इंदिरा गांधी की हत्या कर दी। Indira Gandhi, ruler of the world's largest democracy, died today, shot down by 2 of her own bodyguards. इसी दिन राजीव गांधी भारत के 7th प्राइम मिनिस्टर बने। प्राइम मिनिस्टर बनते ही पूर्व राष्ट्रपति जेल सिंह से लोकसभा भंग करने की आग्रह की। लोकसभा भंग कर दिया गया, फिर से लोकसभा का चुनाव कराया गया। 31 अक्टूबर 1984 को फिर से राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर बने। राजीव गांधी को नई शुरुआत का जनक कहा जाता है। कम्युनिकेशन रिवॉल्यूशन, कंप्यूटर रिवॉल्यूशन, 18 साल के युवाओं को मताधिकार देना, और इन्होंने कई साहसिक कदम भी उठाए हैं। असम समझौता, मिजोरम समझौता, पंजाब समझौता और श्रीलंका में शांति सेना भेजना। इनके कार्यकाल का सबसे बदनुमा दाग वो फोर्स कांड रहा है, जिसके कारण इनको अपनी सत्ता भी खोनी पड़ गई। इलेक्शन ऑफ 1989 में कांग्रेस की हार के बाद जनता पार्टी के द्वारा 2 दिसंबर 1989 को विश्वनाथ प्रताप सिंह भारत के 8वें प्रधानमंत्री बने।
प्राइम मिनिस्टर बनते ही इन्हें संकटों का सामना करना पड़ा। कश्मीरी हिंदुओं का पलायन, आतंकवादियों द्वारा कश्मीर के मुख्यमंत्री का बेटी का अपहरण, और इन्होंने 1989 के आर्टिकल SC/ST को लागू किया। इसी बीच राम मंदिर का मुद्दा उठा और गठबंधन टूटने लगा और इन्हें अविश्वास प्रस्ताव का सामना करना पड़ा। 7 नवंबर 1990 को इन्होंने इस्तीफा दे दिया। जनता दल और कांग्रेस के समर्थन से 10 नवंबर 1990 को चंद्रशेखर सिंह भारत के 9th प्राइम मिनिस्टर बने, मगर यह मात्र 7 महीनों के लिए ही प्राइम मिनिस्टर रह पाए क्योंकि कांग्रेस ने अपना समर्थन वापस ले लिया। मई 1991 में राजीव गांधी की मृत्यु हुई। इसके बाद कांग्रेस ने अपना नेता PV नरसिम्हा राव को चुना और 1991 के चुनाव में PV नरसिम्हा राव भारत के 10th प्राइम मिनिस्टर बने, जिन्हें फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स रिफॉर्म्स के रूप में जाना जाता है। इन्होंने देश की गिरती अर्थव्यवस्था को संभाला और नेशनल एटॉमिक सुरक्षा और बैलिस्टिक मिसाइल के कार्य को सक्रिय किया और इन्होंने सिख अलगाववादियों के आंदोलन को सफलतापूर्वक समाप्त किया। इलेक्शन ऑफ 1996 में कांग्रेस बुरी तरह से हार गई। संसद में बीजेपी अकेली सबसे बड़ी पार्टी बन गई, जिसे बाबरी मस्जिद के विध्वंस के परिणाम स्वरूप पूरे देश भर में धार्मिक ध्रुवीकरण में मदद मिली। Jansangh members formed the Bharatiya Janata Party in April 1980. 1996 में अटल बिहारी वाजपेयी भारत के 11th प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, मगर मात्र 16 दिनों बाद ही इन्हें इस्तीफा देना पड़ता है क्योंकि भाजपा लोकसभा में बहुमत हासिल करने में विफल रही। इस कारण से इन्हें इस्तीफा देना पड़ता है। जब यह स्पष्ट हो जाता है कि भाजपा बहुमत हासिल करने में पर्याप्त समर्थन नहीं है तो सरकार बनाने के लिए क्षेत्रीय दलों और संयुक्त मोर्चा के गठबंधन से और कांग्रेस के बाहरी समर्थन से 1 जून 1996 को SD देवगौड़ा भारत के 12th प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। 11 महीने बाद ही कांग्रेस अपना समर्थन वापस ले लेती है, जिस कारण से SD देवगौड़ा को इस्तीफा देना पड़ जाता है। कांग्रेस का इतिहास रहा है, जिसे वह समर्थन देती है उससे वह समर्थन वापस कुछ दिनों बाद ले लेती है, चाहे वो चरण सिंह हो, चाहे वो चंद्रशेखर सिंह हो या SD देवगौड़ा हो। इन सभी के साथ ऐसा ही हुआ, समर्थन देती है और कुछ समय बाद समर्थन कांग्रेस वापस ले लेती है। 21 अप्रैल 1997 को इंदर कुमार गुजराल भारत के 13वें प्रधानमंत्री बनते हैं। इनकी सरकार को बाहर से कांग्रेस की समर्थन प्राप्त थी और यह लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव के समर्थन से प्रधानमंत्री बनते हैं। जैन आयोग की रिपोर्ट, इस रिपोर्ट में राजीव गांधी की हत्या के षड्यंत्र की जांच की रिपोर्ट थी। 28 अगस्त 1997 को यह रिपोर्ट सरकार को सौंपी जाती है। 16 नवंबर को यह रिपोर्ट लीक हो जाती है, जिसमें तमिल उग्रवादियों का समर्थन करने में DMK पार्टी की हाथ थी। DMK पार्टी तमिलनाडु की एक पॉलिटिकल पार्टी है जो उस समय केंद्र के सत्तारूढ़ गठबंधन में शामिल थी। केंद्रीय मंत्रिमंडल में इसके मंत्री थे। कांग्रेस ने DMK पार्टी को केंद्रीय मंत्रिमंडल से हटाने को कहा। इंदर कुमार गुजराल ने DMK पार्टी को केंद्रीय मंत्रिमंडल से नहीं हटाने का फैसला लिया। इस कारण से कांग्रेस ने अपना समर्थन वापस ले लिया, जिस कारण से इनकी सरकार गिर गई और इन्हें इस्तीफा देना पड़ा। इस्तीफा देते ही लोकसभा को भंग कर दिया गया। चुनाव से पहले सभी पार्टीज मिलकर बीजेपी में शामिल हो गए। इस गठबंधन को NDA कहा गया। – 1998 के चुनाव में अटल बिहारी वाजपेयी भारत के दूसरी बार प्रधानमंत्री बने, मगर इनका यह कार्यकाल मात्र 13 महीने ही चल सका क्योंकि जयललिता के नेतृत्व वाली पार्टी AIADMK ने अपना समर्थन वापस ले लिया और सरकार 17 अप्रैल 1999 को लोकसभा में विश्वास मत के 1 वोट से हार गई। विपक्ष पार्टी, अपोजिशन पार्टी सरकार बनाने में असमर्थ थी। इस कारण से लोकसभा फिर से भंग कर दी गई। इस कारण से 1999 को चुनाव हुए। कारगिल ऑपरेशन के बाद 13 अक्टूबर 1999 को अटल बिहारी वाजपेयी भारत के तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, यह सभी परियोजना वाजपेयी जी के द्वारा ही चलाया गया था। 2004 में NDA सत्ता से बाहर हो गई। कांग्रेस UPA का गठन कर और कम्युनिस्ट के बाहरी समर्थन से 22 मई 2004 में डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के 14th प्राइम मिनिस्टर बने, जो 2004 से
से 2014 तक प्रधानमंत्री रहे। 2014 के आम चुनाव में यूपीए सत्ता से बाहर हो गई, एनडीए सरकार बनाई। यह 1984 के बाद दूसरी बार किसी पार्टी ने बहुमत हासिल कर सरकार बनाई। 26 मई 2014 को नरेंद्र मोदी भारत के 15th प्राइम मिनिस्टर बने। आप लोगों को 15th प्राइम मिनिस्टर में से सबसे अच्छे कौन से प्राइम मिनिस्टर लगते हैं, प्लीज़ मेरे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। और मेरा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच यहाँ तक देखने के लिए।